Hello students, welcome to online class of physics. Today in this lecture we are going to pursue our chapter 3 current electricity. और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेजिस्टेंस के बारे में। हालांकि इंट्रोड्यूस पिछली बार कर दिया था, लेकिन आज डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं किसी कंडक्टर के, किसी वायर के, जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। सो लेट मी बिगिन विद फैक्टर्स affecting resistance. Okay, the first important factor is length. प्रैक्टिकली हमने ये देखा कि जैसे जैसे हम किसी वायर की लेंथ बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, मतलब उसके अक्रॉस करंट कम होता जाएगा। द लॉन्गर द लेंथ द मोर द रेजिस्टेंस। दूसरा फैक्टर हमने देखा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है ये मोटाई, ये थिकनेस। अगर किसी वायर की थिकनेस बढ़ा दी जाए तो उसका रेजिस्टेंस कम होता जाता है। इट हैज बीन फाउंड प्रैक्टिकली। सो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जैसे जैसे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा रेजिस्टेंस कम होगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा मतलब वायर पतली होती जाएगी तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। मोटी वायर कम रेजिस्टेंस, पतली वायर ज्यादा रेजिस्टेंस। अच्छा, अगर इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करूं तो मेरे पास यहाँ पे एक फैक्टर बनता है L/A। ठीक है, क्या कोई और फैक्टर है जिसके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? मान लो मेरे पास इस साइज की कॉपर की वायर है और इसी साइज की और इसी थिकनेस की आयरन वायर है, इसी साइज और इसी थिकनेस की लेट्स से एल्युमिनियम वायर है, सिल्वर वायर है, गोल्ड वायर है, कोई एलॉय की वायर है। क्या सबका रेजिस्टेंस सेम होगा? नो। डिस्पाइट ऑफ हैविंग सेम लेंथ एंड सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनका रेजिस्टेंस जो है डिफरेंट होगा। द रीजन बिहाइंड दैट इज नेचर ऑफ मटेरियल। ये गोल्ड है, वो सिल्वर है, वो एल्युमिनियम है। तो मटेरियल बदलने से क्या बदल जाता है? एक और फैक्टर में तब्दीली आ जाती है, दैट इज नोन एज रेजिस्टिविटी, और वो किसी पर्टिकुलर मटेरियल के लिए कांस्टेंट होती है, राइट? हालांकि कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, बाद में डिस्कस करेंगे उसको। तो अगर मैं यहाँ पे प्रोपोर्शनल की बजाय इक्वल टू लाना चाहता हूं, आई नीड टू इंसर्ट अ कांस्टेंट। दैट कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय अ सिंबल whose pronunciation is rho. This is a Greek alphabet, right? और ये डिनोट क्या करता है? ये डिनोट करता है रेजिस्टिविटी। किस पे डिपेंडेंट होती है ये? मटीरियल डिपेंडेंट होती है। क्या होती है? मटीरियल डिपेंडेंट। ऑल्सो टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होती है, बाद में डिस्कस करेंगे इसको। अभी के लिए थोड़ा वेट करते हैं, राइट? रेजिस्टिविटी के बारे में भी थोड़ी सी और जानकारी लेंगे आगे। तो ये रेजिस्टेंस का हमारे पास दूसरा फॉर्मूला आ जाता है। इससे पहले कौन सा फॉर्मूला था? वी हैड R इज इक्वल टू V/I बाय ओहम्स लॉ। दिस वाज योर फर्स्ट फॉर्मूला। ये आपके पास रेजिस्टेंस का सेकंड फॉर्मूला आ गया। तो फॉर्मूला आ गया, ओके है। हमें ये पता चल गया लेंथ डबल हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, लेंथ ट्रिपल हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी ट्रिपल हो जाएगा, लेंथ हाफ हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा, एरिया डबल होगा तो रेजिस्टेंस 2 टाइम्स कम हो जाएगा, एरिया ट्रिपल होगा तो रेजिस्टेंस 3 टाइम्स कम हो जाएगा। ठीक है, एरिया आधा रह जाएगा तो रेजिस्टेंस एरिया अगर आधा रह जाएगा तो रेजिस्टेंस 2 गुना बढ़ जाएगा। और ज्यादातर हम जो वायर्स लेते हैं वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती हैं, राइट? जो सिलेंड्रिकल फॉर्म में वायर्स हैं उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैसे निकलेगा? अगर तो रेडियस गिवन है तो πr² लग जाएगा, अगर डायामीटर गिवन है तो πd²/4 लग जाएगा। अगर कोई ऐसी पाइप है जो अंदर से हॉलो है, ठीक है, जैसे सपोज करो ये, लेट्स से दिस इज द पाइप, अंदर से हॉलो है, तो आप इसका क्या लोगे? ये जो नेट एरिया बचता है इस केस में आप कैसे निकालोगे इसको? पाई आउटर रेडियस स्क्वायर माइनस इनर रेडियस स्क्वायर। तो ये सारी छोटी मोटी बातें तो हमें लोअर क्लासेस से ही पता होती हैं कि कैसे निकालते हैं।
सो दिस इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। एक चौथा फैक्टर, वो चाहे तो हम रो में इंक्लूड कर सकते हैं, डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, दैट इज टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। लेकिन वो फैक्टर इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है, रो पे। तो अगर टेम्परेचर बढ़ने से रो बढ़ेगा तो रो के बढ़ने से आर भी बढ़ेगा, ये हम सीधा कह सकते हैं। ठीक है, क्या कह सकते हैं चौथे फैक्टर में, दिस वाज सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर रेजिस्टिविटी आ गया, चौथा फैक्टर है टेम्परेचर। दरअसल मैं क्या बता रहा हूं कि जो रेजिस्टिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। मतलब ये थोड़ी देर बाद प्रूव करेंगे हम आगे के लेक्चर्स में। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, रेजिस्टिविटी बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये चौथा फैक्टर आप अपने दिमाग में फिलहाल एज ए फैक्ट याद रख सकते हैं। इन सबके रीजन, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशंस वो सारी आएंगी हमें। चलो रेजिस्टिविटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है हमें, अभी तो थोड़ा इनडायरेक्ट वे से डिफाइन करूंगा, थोड़ी और डीपर नॉलेज आपको अगले लेक्चर्स में आएगी रेजिस्टिविटी की। रिमेंबर 10th तक की अभी तक आपको जानकारी मिल जाएगी, लेकिन जो एक्चुअल में जानना है रेजिस्टिविटी के बारे में कि दरअसल क्या है, वो आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो रेजिस्टिविटी को डिफाइन करने के लिए मैं इसका फॉर्मूला बना लेता हूं, यहां से R A/L आ जाएगा। अब क्या काम करो, कोई एक ऐसी वायर ले लो जिसका एरिया भी यूनिटी है। मैं SI सिस्टम में डिफाइन कर रहा हूं उसे। यूनिटी का मतलब अब यूनिट क्या लेनी होगी, मीटर स्क्वायर। लेंथ इसकी कितनी है, 1 मीटर। अगर ये दोनों सब्स्टिट्यूट करो चीजें तो रो किसके बराबर आ जाता है, R के। तो रो को डायरेक्टली R की टर्म्स, इनडायरेक्टली R की टर्म्स में डिफाइन करेंगे। We will define resistivity in terms of resistance. We say the resistivity of a material is equal to the resistance of the material, resistance of the conductor, whose length is 1 meter and area of cross section of two faces across the wire is 1 meter square. किस तरह से डिफाइन करते हैं, किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बराबर होती है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है इन SI सिस्टम। ठीक है, अगर CGS होता तो डिफाइन कर देते 1 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सिस्टम पे डिपेंड करता है। ठीक है, अच्छा इसकी SI यूनिट अगर मुझे बतानी हो तो SI यूनिट यहां से क्या बनेगी, वो भी सिंपल है बनानी। SI यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होती है, ओम। SI यूनिट ऑफ एरिया क्या होती है, मीटर स्क्वायर। SI यूनिट ऑफ लेंथ क्या होती है, मीटर। तो अगर मैं कैंसिल करूं तो मेरे पास अल्टीमेटली यूनिट बनेगी रो मीटर। ठीक है, ओम मीटर, सॉरी क्या बनेगी, ओम मीटर। चलो आगे की डिस्कशन पे चलते हैं। पहले मैं यहां इनके फटाफट से कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेता हूं, इंपॉर्टेंट वाले, जल्दी से। सबसे पहला क्वेश्चन, ये मैं थोड़ा क्विकली करने के लिए इसको डायरेक्टली पैरामीटर्स आपके सामने पढ़ के लिखूंगा। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है एक, ए वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर। कोई वायर है जिसकी लेंथ कितनी है, 2 मीटर है। डायामीटर 1 मिलीमीटर, डायामीटर कितना गिवन है इसका, 1 mm, राइट। हैज 50 मिली ओम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, 50 मिली ओम। ठीक है, कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर। क्या फाइंड आउट करनी है हमें, रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करनी है। चलो ध्यान देना, अभी पहले तो चेक कर लो सब चीजें सिस्टम में है नहीं है, ये मीटर में, ये मिलीमीटर में, ये मिली ओम में। तो ऐसा ही सिस्टम में लेके चलते हैं। मिलीमीटर का मतलब 10⁻³ मीटर्स, मिली ओम का मतलब 50 × 10⁻³ ओम, यानी कि आई शुड राइट इट 5 × 10⁻²। रेजिस्टिविटी निकालनी है, इस बात के ऊपर ध्यान देना। ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होती है, अभी डिस्कस किया था, RA/L होता है। ठीक है, ए क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सिलेंड्रिकल वायर है, लेंथ और डायमीटर गिवन है, तो एरिया क्या होगा, साइड पे अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं।
पाई डायमीटर गिवन है तो मैं डायरेक्टली पाई d स्क्वायर बाय 4 लगाऊंगा, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, r पाई d स्क्वायर बाय, ये 4 नीचे आ जाएगा l के साथ। लेट्स पुट द वैल्यूज, 5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 यूज कर लेंगे, d की वैल्यू 10 रेज टू पावर माइनस 3 बाई 7, 22 बाय वाला 4 एज इट इज। लेंथ कितनी है 2 मीटर्स। लेट्स सॉल्व दिस होल डाटा। इस पूरे डाटा को सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास आंसर बचेगा दैट विल बी 1.963 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 ओम मीटर्स। सो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल आ जाएंगे इसके। लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। राइट, लेट मी रीड द स्टेटमेंट फॉर यू, ठीक है। उस स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास जो वायर है दैट इज लिटिल डिफरेंट। मैं इसका सिर्फ आपको स्टार्टिंग बताऊंगा, फाइनल आंसर आप अपने आप कर लेंगे। फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ ए हॉलो सिलेंड्रिकल कंडक्टर। कोई हॉलो अंदर से खोखला, जैसे मैंने आपको ये दिखाया था चौक निकाल के, जिसकी लेंथ हमें गिवन है। कितनी लेंथ है? इट इज 1.0 मीटर्स और यू कैन से सिंपली 1 मीटर विद आउटर एंड इनर रेडियाई। आउटर रेडियाई को मैं R2 बोल देता हूं, कितना है दैट इज 4 mm, और इनर रेडियाई वो कितना है दैट इज 1 mm, राइट। द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटीरियल इज गिवन, वो कितनी है 2.0 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8 ओम मीटर। क्या फाइंड आउट करने को बोला है? इसका रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने को बोला है। देखो बेटा ध्यान दो, हॉलो वायर, जरा इसको समझ ले अच्छे से। हालांकि हमने लोअर क्लासेस में ये सब किया है बट फिर भी कुछ इस तरह से हो गई ये वायर, ठीक है। तो आपका तो काम का एरिया यही है, बाकी तो खोखला है, अंदर से तो कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा ना, इट इज एम्प्टी। तो जो बाहर वाली सरफेस है उसका रेडियस R2, जो अंदर वाली सरफेस है उसका रेडियस R1। तो अगर आपको सिर्फ ये शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है तो क्या करोगे? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालने के लिए आप आउटर एरिया में से इनर एरिया माइनस करोगे, यानी कि पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, तो एरिया हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बाकी का फॉर्मूला तो आपका वैसे ही लगेगा। R और रो के फॉर्मूला में कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें A/L होगा, इसमें L/A। तो बस अभी तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप सारी। 2.0 सिंपली 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 8, लेंथ की वैल्यू 1 मीटर, नीचे पाई की वैल्यू 22/7 आना था, ऊपर चला गया। R2 स्क्वायर 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 मीटर, 1 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 मीटर। तो इनके अंदर क्या होने हैं? स्क्वायर होने हैं। तो R2 का स्क्वायर यानी कि इस चीज का स्क्वायर यानी कि 16 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 का स्क्वायर किया तो माइनस 6 बन गया, माइनस इसका स्क्वायर किया 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 10 रेज टू पावर माइनस 6, 10 रेज टू पावर माइनस 6 कॉमन निकाल दो, बाकी चीजें अपनी सॉल्व कर लेना। लेट मी टेल यू द आंसर ऑफ दिस इज 0.42 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 ओम, राइट। इस तरह से करना था हमें ये न्यूमेरिकल। चलिए, ये तो सिंपल प्रॉब्लम है थोड़ी। अभी जो इम्पोर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम्स के लिए या कंपटीशन के लिए, उन पे ध्यान देना। पहले मैं डिटेल्ड मेथड बताऊंगा आपको, फिर साथ के साथ उनका एक शॉर्टकट ट्रिक भी दूंगा। थोड़ा क्विकली मूव करेंगे उन चीजों पे, ठीक है। क्वेश्चन है मेरे पास एक। क्वेश्चन क्या है? स्टेटमेंट ध्यान से सुनना। ए 10 ohm थिक वायर इज स्ट्रेच्ड। वायर का रेजिस्टेंस दे रखा है कितना? 10 ohm।
उसको खींच दिया सो दैट इट्स लेंथ बिकम्स 3 टाइम्स। अब जब किसी चीज को खींचेंगे तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़ के कितने गुना हो गई, 3 गुना हो गई। अगर मैं ये मान लूं कि पहले लेंथ L1 थी, बाद में लेंथ L2 हो गई, तो खींचने के बाद जो नई लेंथ है वो पुरानी लेंथ का 3 गुना बढ़ गई। बात समझ में आ गई? L1 पुरानी लेंथ, L2 नई लेंथ। तो नई लेंथ वायर को खींचने के बाद पुरानी लेंथ का 3 गुना बढ़ गई, ये बताया हुआ है हमें। Assuming that there is no change in density of the stretching on stretching, वायर को खींचने से उसकी डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, डेंसिटी नहीं चेंज हो रही मतलब वॉल्यूम नहीं चेंज हो रहा। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ न्यू वायर। अब आपने वायर की डायमेंशंस चेंज कर दी हैं, आपने लेंथ चेंज की। देखो आपको पता है कि जब आप किसी रबर को या किसी चीज को खींचते हो तो उसकी लेंथ तो बढ़ जाती है पर वो पतली होने लगती है, मतलब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होने लगता है। तो किसी वायर को स्ट्रेच करने से उस पर फर्क क्या पड़ता है? सबसे पहले तो ये समझ लो इस चीज को, किसी वायर को खींचने से उसकी लेंथ बढ़ती है, एरिया कम होता है। एक फैक्ट बता देता हूं, प्रूव भी कर दूंगा इसको आप चाहो तो, कि अब जितने टाइम्स लेंथ बढ़ेगी एरिया उतने टाइम्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिमेंबर दिस, आई एम गोइंग टू प्रूव दिस नाउ। चलो, तो ये इसका मतलब हमें पुराना रेजिस्टेंस गिवन था, हमसे नया रेजिस्टेंस पूछा गया। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अभी हमें पता है कि वायर को खींचने से सिर्फ उसकी लेंथ नहीं बढ़ी होगी। एक चीज जिसकी बात स्टेटमेंट में की ही नहीं गई है, आपको लॉजिकली अपनी अकल से बताना है, वो ये है कि वॉल्यूम तो रह रहा है सेम स्ट्रेचिंग से, वॉल्यूम क्या रह रहा है, सेम। तो प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ लेंथ बिफोर स्ट्रेचिंग इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड लेंथ आफ्टर स्ट्रेचिंग। प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड लेंथ गिव्स यू व्हाट? इट गिव्स यू वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल ये वायर है तो ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, ये इसकी लेंथ होगी। अगर इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाएगा, पाई आर स्क्वायर इनटू एल। ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो एरिया इनटू लेंथ गिव्स यू वॉल्यूम। तो पुराना एरिया लेट्स से मैं ए मान लेता हूं, ठीक है, पुरानी लेंथ भी एल मान लेता हूं। अब नया एरिया मुझे पता नहीं है लेकिन नई लेंथ मुझे पता है, पुरानी लेंथ का कितना, 3 गुना। तो जरा इसको सॉल्व कर दो, A2 कितना आ जाएगा, A1 L1 बाय 3L1। तो L1 के साथ L1 कैंसिल हो गया, A2 कितना आ गया, A1 बाय 3। ये देखो मैंने कहा था कि जितने गुना लेंथ बढ़ेगी एरिया उतने गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, टू कीप द वॉल्यूम सेम। तो इसको आप चाहे आज के बाद डायरेक्टली कर लिया करना, ठीक है। अभी हमें पता है कि पुराना रेजिस्टेंस क्या बनना था, पुराना रेजिस्टेंस बनना था रो L1 अपॉन A1। आप सोचोगे कि रो के साथ 1 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अगर लोहे की तार को खींचूंगा तो भी वो लोहे की ही रहेगी, कॉपर की वायर को खींचूंगा तो भी वो कॉपर की रहेगी। अब नई वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, रो L2 बाई A2। जरा इसमें वैल्यूज भर दो, रो एसएच आ गया, L2 की वैल्यू क्या है, L2 की वैल्यू है 3L1 अपॉन A2 की वैल्यू क्या है, A1 बाई 3। ये 3 ऊपर चला गया तो ऊपर आ गया 9 रो L1 अपॉन A1। रो L1 अपॉन A1 किसके बराबर है, R1 के। तो इसका मतलब R2 क्या हो गया, 9 टाइम्स ऑफ R1। R1 हमें कितना गिवन था, 10। तो 9 इंटू 10 कितने ओम हो गया, 90 ओम। 10 गुना बढ़ गया इसका, 9 गुना बढ़ गया रेजिस्टेंस। अगर हमने 3 गुना वायर को खींचा तो रेजिस्टेंस कितने गुना बढ़ गया, 9 गुना। अब इसकी एक देता हूं ट्रिक ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है, ये आंसर चेक करने के लिए। देखो R क्या होता है, रो L अपॉन A होता है कि नहीं। ऊपर नीचे जरा L से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया, R इज इक्वल टू रो L स्क्वायर बाई A इंटू L क्या होता है, वॉल्यूम। अब जब वायर को खींचा हमने तो कौन कौन से फैक्टर वहां पे नहीं बदले, रो नहीं बदला, वॉल्यूम नहीं बदला। तो रेजिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, स्क्वायर ऑफ लेंथ पे। लेंथ आपने कितने गुना बढ़ाई थी, 3 गुना बढ़ाई थी, तो रेजिस्टेंस कितने गुना बढ़ेगा, रेजिस्टेंस होगा 9 टाइम्स। 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। अब लेंथ 4 गुना बढ़ा दो तो रेजिस्टेंस 16 गुना बढ़ जाएगा। तो ये एक शॉर्टकट हो गया आपके लिए, ठीक है, इसको आप दिमाग में रखना।
चलो, with this shortcut we can proceed to our next numerical. अच्छा, इस न्यूमेरिकल में भी मैं बस छोटी सी आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक नहीं मतलब एक छोटा सा सॉल्विंग पार्ट बताऊंगा, रेस्ट आप अपने आप करोगे। ए गिवन वायर इज स्ट्रेच्ड, किसी वायर को खींचा गया है, टू रिड्यूस इट्स डायामीटर टू हाफ। अब यहाँ पे नया डायामीटर जो है वो पुराने डायामीटर का हाफ हो गया है खींचने के बाद। डायामीटर, एरिया नहीं, डायामीटर। व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस, तो नया रेजिस्टेंस कितना होगा, नए रेजिस्टेंस के बारे में पूछा गया है हमसे, बाकी और कुछ नहीं गिवन है, इतना सा न्यूमेरिकल है। अच्छा बेटा, जब वायर को खींचा होगा तो वॉल्यूम सेम रहा होगा, तो पुराना वॉल्यूम इज इक्वल टू नया वॉल्यूम। पुराना वॉल्यूम क्या होगा, पुराना एरिया इंटू पुरानी लेंथ, नया एरिया इंटू नई लेंथ। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे डायमीटर की टर्म्स में डील कर रहा है ना, अगर रेडियस होता तो पाई आर स्क्वायर लगाते, तो यहाँ में पाई d1 स्क्वायर बाई 4 इंटू L1, पाई d2 स्क्वायर बाई 4 इंटू L2 कर दूंगा। और कुछ नहीं कहा गया हमें, ठीक है, सेम चीजें काट दो। मैं L1 को उधर ले आऊंगा, इसको इधर ले आता हूं, d1 बाई d2 का होल स्क्वायर कर दूं, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी, इधर क्या है L2 बाई L1। अभी वो कह रहा है कि जो नया डायमीटर है d2 वो क्या है, पुराने का हाफ है, इस सबका क्या हमारे पास स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहां से कैंसिल, ये ऊपर जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। इसका मतलब जो नई लेंथ है वो पुरानी लेंथ का 4 गुना बढ़ गई है। अगर ऐसा हो गया तो एरिया के लिए आप क्या लिख सकते हो कि जो नया एरिया होगा वो पुराने एरिया का 4 गुना कम हो गया होगा। बस बाकी तो आपको ये करना है। अब यहाँ पे 4 गुना फर्क पड़ रहा है ना, वॉल्यूम क्या रह रहा है सेम, तो शॉर्टकट लगाओगे। शॉर्टकट क्या था, वॉल्यूम रिमेन सेम, तो लेंथ के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड करता है, लेंथ 4 गुना बढ़ी तो जो आपका नया रेजिस्टेंस होगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, वो आपका 16 टाइम्स बड़ा होगा। R1 की वैल्यू अगर गिवन होती तो मैं R2 की बता देता। तो ये शॉर्टकट ट्रिक अपने काम की है, लर्न इट। चलो आगे बढ़ते हैं। एक सिमिलर टाइप का न्यूमेरिकल जो एग्जाम में काफी बार आता है उसके बारे में डिस्कस कर लें, फिर हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर का हमें डिस्कस करना है वो करें, ठीक है। क्या है वो न्यूमेरिकल, सुन लो जरा उसके बारे में। कोई सिलेंड्रिकल मेटालिक वायर है हमारे पास, उसकी लेंथ को खींच के बढ़ाया गया है। कितने गुना बढ़ाया गया, लेंथ को 5% बढ़ा दिया है, मतलब पुरानी लेंथ से 5% बढ़ गई है नई लेंथ, ठीक है। तो अगर मैं मानूं कि पुरानी लेंथ जो है वो L1 है, तो अब जो मेरी नई लेंथ है L2 वो जितनी पहले थी उसका 5% और बढ़ गई है। बच्चे यहाँ पे गलती पता है क्या करते हैं, ये L1 प्लस में डालना भूल जाते हैं। देखो जो नई लेंथ है वो पुरानी लेंथ का 5% बढ़ गई है, तो पुरानी लेंथ तो L1 है, उसमें ऐड होके ही बढ़ेगा ना बाकी तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। 5% का मतलब 5/100, यानी कि 5/100 का मतलब 1/20 L1। इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा 21/20 L1। तो L2 की जो वैल्यू है आपके पास आ गई 21/20 L1, ठीक है। और क्या बताया गया है हमें, अच्छा अगर लेंथ दिस टाइम्स हो गई है तो भाई नया एरिया किस टाइम होगा, इसका रेसिप्रोकल ही कर दो, वो तो आपको पता ही है, ठीक है। कंफ्यूजन नो, अगर लेंथ दुगनी होती थी तो ये हाफ होता था, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2, तो 21/20 का रेसिप्रोकल क्या होगा 20/21। बस अभी तो नया रेजिस्टेंस निकाल देना है। पुराना रेजिस्टेंस क्या हमें गिवन था, कुछ पुराना रेजिस्टेंस नहीं गिवन था। पुराना रेजिस्टेंस नहीं गिवन है तो कोई बात नहीं, वो हमें पता ही है कि पुराना रेजिस्टेंस अगर हम R1 लेते हैं तो वो रो L1/A1 आएगा। तो नया रेजिस्टेंस मेरा होगा रो L2/A2। यहाँ पे सब वैल्यूज भर दो। अच्छा फिर ये ध्यान रखना कि वैल्यू पूछी है कि परसेंटेज पूछा है, वो देख लेते हैं। रो L2 की वैल्यू कितनी है
L2 की वैल्यू है 21/20 L1 बाई A2 की वैल्यू कितनी है 20/21 A1। भर दी वैल्यू, जरा इसको सही कर लो, ये ऊपर चला जाएगा तो ये ऊपर जाएगा तो 21 इंटू 21 441, 20 इंटू 20 400, साथ में क्या आ गया रो L1 by A1। What was रो L1 by A1? It was original resistance, that is R1। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ R1। अभी देखो इसके बाद बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितने परसेंट बढ़ा। अगर तो R1 की वैल्यू होती फिर तो एग्जैक्ट निकाल देता, अब कितने परसेंट बढ़ा वो निकालना है। परसेंटेज इंक्रीज यूजुअली आप कैसे निकालते हो, नई वैल्यू माइनस पुरानी वैल्यू बटा पुरानी वैल्यू इनटू 100 करके, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू अपॉन ओल्ड वैल्यू इनटू 100। तो अल्टीमेटली मेरे को परसेंटेज निकालने के लिए ये बनाना पड़ेगा। तो इसका आप देखो मैं कैसे बनाता हूं, R2 को R1 के नीचे ले आओ, चलो इधर ही ले आता हूं, तुम्हारी स्टेप बच जाएंगे यहां से समझाने के लिए। या ये हो गया, हमें बनाना है R2 माइनस R1 बाय R1, दोनों तरफ से 1 माइनस कर दो, इधर से 1 माइनस किया, इधर से 1 माइनस किया, ये अपने आप एलसीएम लेके बनाओगे इधर तो क्या बनेगा R2 माइनस R1 बाय R1, इधर एलसीएम लोगे तो 441 माइनस 400 ये बनेगा 41 बाई 400, दोनों तरफ इंटू 100 कर दो, R2 माइनस R1 बाई R1 इंटू 100, 41 बाई 400 इंटू 100। तो ये तो आपका बन गया परसेंटेज चेंज या परसेंटेज इंक्रीज। इधर क्या हो जाएगा 41/4, ये आपका अप्रोक्सीमेटली जितना भी बनेगा 4 1s are 4, यहाँ पे आ जाएगी 0, ये बनेगा आपका 10.2% का यहाँ पे लगभग क्या आ जाएगा। अच्छा इसके बाद 2 भरेंगे तो कर ही लेते हैं, वो बच जाएगा 24 5 20, 10.25% फर्क पड़ेगा, 10.25% फर्क पड़ने वाला है किसके ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर, अगर उसके लेंथ को 5% के लिए बढ़ाया जाए, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, लेट मी चेंज द चॉक। हाँ जी, अभी आगे तो हमें कॉन्सेप्ट और डिस्कस करना है। किस चीज का कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे अभी हम लेके चलेंगे कॉन्सेप्ट आगे, ये हो गया। हाँ जी, एक दो टर्म्स नहीं सीखनी पड़ेगी हमें, अगला कॉन्सेप्ट अगर देखना है। कॉन्सेप्ट अगला कमाल का है, तुम्हें मैक्रो से माइक्रो वर्ल्ड में लेके चलेंगे, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म समझ लेते हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट टर्म जो मुझे समझनी है वो है करंट डेंसिटी। क्या है, क्या होती है करंट डेंसिटी? करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर ठीक है। और ये जो एरिया है इसके बारे में थोड़ा सा खास है, इट मस्ट बी हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। डिनोट इसको किससे करते हैं? डिनोट इसको करते हैं जे के साथ। कौन सी क्वांटिटी है ये? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन क्या होगी? सेम एज दैट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। जिधर को पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा उसी तरफ को हम किसकी डायरेक्शन लेंगे? करंट डेंसिटी की डायरेक्शन लेंगे, ठीक है। तो इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं करंट पर यूनिट एरिया। इफ एरिया इज हेल्ड नॉर्मल। अब आप में से किसी बच्चे का सवाल हो सकता है कि सर मैं नहीं रख रहा नॉर्मल, या नॉर्मल है ही नहीं तो क्या करूं? मतलब चार्जेस ऐसे फ्लो कर रहे हैं, सपोज करो इस डायरेक्शन में, जो एरिया है वो तो मेरा नॉर्मल है नहीं, वो तो थीटा एंगल बना रहा है डायरेक्शन ऑफ फ्लो के साथ।
तो क्या करूंगा, तो इस एरिया वेक्टर का मैं ये वाला नॉर्मल कंपोनेंट कॉस कंपोनेंट ले लूंगा। तो क्या होता है, ए कॉस थीटा। तो अगर नॉर्मल नहीं है तो यहाँ पे फिर ए नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा। इफ एरिया इज नॉट हेल्ड नॉर्मल, ठीक है। तो इस केस में आई जो है उसको आप जे ए कॉस थीटा लिख सकते हो। दैट मीन्स ये अगर वेक्टर क्वांटिटी है जे, एरिया को तो मैं ले ही सकता हूँ, तो साथ में आ गया कॉस। कॉस प्रोडक्ट कौन सी प्रोडक्ट को बर्थ देता है, कॉस बर्थ देता है डॉट प्रोडक्ट को। तो करंट का एक एक्सप्रेशन ये भी है, करंट डेंसिटी वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, ठीक है। डॉट हटाओगे तो कॉस थीटा आ जाएगा। अब ये एक जर्नल फॉर्मूला है, नीचे वाली वेक्टर फॉर्म है, ऊपर वाली स्केलर फॉर्म है। इससे ये वाला फॉर्मूला आसानी से आ जाएगा। देखो जब तुम एरिया को नॉर्मल ही कर दोगे तो ये ए वाला वेक्टर इसके साथ कोइंसाइड कर जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा 0, कॉस 0 कितना होता है 1, तो अगेन क्या बचेगा आई अपॉन ए। तो ओरिजिनल फॉर्मूला ये मान के चलोगे तो बाकी सारे इसके सब केस हैं। अच्छा, ऐसा यूनिट क्या बनेगी इसकी, करंट की होती है एम्पियर और एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, क्योंकि वो नीचे है तो माइनस पावर 2 आ जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट करंट डेंसिटी, इसको यूटिलाइज करेंगे। चलो, करंट डेंसिटी के बारे में और कोई सवाल किसी का, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया हेल्ड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इनसाइड अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या फ्लो ऑफ करंट भी लिख सकते हैं आप इसकी बजाय, क्योंकि हमने कन्वेंशनली करंट की डायरेक्शन क्या ली है, इधर पॉजिटिव चार्ज चलता है, तो उसको बोलते हैं करंट डेंसिटी। डिनोट करते हैं स्मॉल जे या कैपिटल जे के साथ भी, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन वही जो पॉजिटिव चार्ज की है। जो ऐसा यूनिट है वो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर है। तो अगर एरिया नॉर्मल ही रखा गया है, ठीक है, मतलब ये ऐसे टेढ़ा होने की बजाय ये ऐसे सीधा ही पड़ा है, तो उसके इसमें आई अपॉन ए हो जाएगा। नॉर्मल नहीं है तो साथ में कॉस कंपोनेंट लेना पड़ेगा उसको। सो दिस इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी के बाद जो अगली दो टर्म्स मुझे सीखनी है वो ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो हम दो टर्म्स पढ़ चुके हैं, एक तो रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टिविटी। क्या जान चुके हैं, रेजिस्टेंस का सिंबल R, रेजिस्टिविटी का सिंबल O। रेजिस्टेंस होता है ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, रेजिस्टिविटी होता है ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट ऑफ ए कंडक्टर whose length is 1 meter and area of cross section is 1 meter square। तो अगर हमारे पास इनके मतलब जो अपोजिट में टर्म्स है वो क्या है हमारे पास, एक तो है कंडक्टेंस, दूसरी टर्म है हमारे पास कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसी का उल्टा होगा ना, क्या होगा इसका उल्टा, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के अपोजिट जो क्वांटिटी काम करती है वो कंडक्टेंस होगी। किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा, इसका मतलब उसकी कंडक्टेंस कम है। किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस कम मतलब वो ज्यादा करंट को फ्लो करवाता है, मतलब उसकी कंडक्टेंस ज्यादा है, ठीक है। कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं G के साथ, ये रेसिप्रोकल होता है R का। तो G का फॉर्मूला बन गया 1/R। इसके अलावा इसकी ऐसा यूनिट देख लें, ऐसा यूनिट होगी 1/ओहम, या इसको लिख सकता हूं ओहम इनवर्स, या लिख सकता हूं MHO, या फिर एक और यूनिट है विच इज आफ्टर द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, साइमन, कैपिटल S के साथ लिखते हैं इसको, ध्यान रखिए। 1/ओहम लिखा हो, ओहम इनवर्स लिखा हो, MHO लिखा हो, साइमन लिखा हो, सभी एक ही बात को डिनोट करते हैं। कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी को क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी को क्या बोलेंगे, कंडक्टिविटी। मतलब अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी ज्यादा है इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी कम है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी का सिंबल अगर रो है तो हमने कंडक्टिविटी का लिया है सिग्मा। कंफ्यूज मत करना इसको चैप्टर 1 के साथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स है, चार्जेस आर मूविंग हियर। तो अलग अलग
कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग रेफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। ध्यान रखना ये फॉर्मूला है। ऐसा यूनिट पूछूं अगर मैं तो वो होगी 1/ओम मीटर, या हो जाएगी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या फिर MHO मीटर इनवर्स, या फिर ओम इनवर्स की बजाय क्या लिख सकता हूं, साइमन मीटर इनवर्स। तो इनमें से कुछ भी लिखा आ जाए, दे इंडिकेट द सेम थिंग। तो ये तीन टर्म्स हमें नहीं सीखनी थी। कौन कौन सी? करंट डेंसिटी I/A, रेजिस्टेंस कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, G इज इक्वल टू 1/R। कंडक्टिविटी क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो। कंडक्टेंस का एक्चुअल मीनिंग क्या होगा, जैसे वो था ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, ईज टू द फ्लो ऑफ करंट। ईज मतलब आसानी, ठीक है। चलो अभी मैं क्या करने वाला हूं, अभी आपको इस बड़ी बड़ी चीजों से, बड़ी बड़ी दुनिया से, एटम्स की दुनिया में लेके चलता हूं। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में चलते हैं। इसको या तो अगली डेरिवेशन जो मैं कर रहा हूं इसको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओहम लॉ भी बोल देते हैं, या फिर इसको वेक्टर फॉर्म ऑफ ओहम लॉ भी बोल देते हैं। तो दोनों में से कोई भी आ जाए, अब दोनों के साथ काम कर सको, ठीक है। डेरिवेशन बड़ी ही आसान है। हमें पता है मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में ओहम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। सॉरी, ओहम्स लॉ से कौन सी मैथमेटिकल रिलेशन बनाते हैं, V इज इक्वल टू IR। अगर मैं R की वैल्यू भर दूं यहां किसी कंडक्टर के लिए, मेरे पास एक ऐसा कंडक्टर है जिसकी लेंथ कितनी है L, और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है A, और उस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कितनी है रो। तो R की वैल्यू आएगी मेरे पास रो L/A। एम आई राइट? चलो, तो ये बन गया हमारे पास I रो L/A। इस L को जरा नीचे ले आओ और इस I को यही इसके नीचे रख दो। What is potential drop या potential per unit length? It is the electric field। पढ़ा है हमने चैप्टर 2 में, E is equal to minus dV by dr होता था ना। तो dV क्या होता था, पोटेंशियल डिफरेंस, R क्या होता था, गैप। तो अगर मैं ये दो वाले फेसेस ले रहा हूं तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना सेटअप है, E सेटअप है ये दो फेसेस के बीच में, और लेंथ कितनी है L की। तो और पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे इस वायर के अक्रॉस कितना है, V। तो बेटा पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ क्या देगा तुम्हें, इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। करंट पर यूनिट एरिया क्या देगा, करंट डेंसिटी। तो यहाँ पे क्या आ गया, रो ऐसे ही रहा। तो I/A हो गया J, V/L हो गया E। तो इसको थोड़ा सा भी अगर मैं सही करके लिखूं वेक्टर फॉर्म में, E इज इक्वल टू रो J वेक्टर, या इस रो को अगर इधर ले आऊं तो क्या होगा, it will be 1/रो E vector is equal to J vector। तो in this case 1/रो क्या होगा, सिग्मा। तो J वेक्टर बन जाएगा सिग्मा E वेक्टर। तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू इधर सिग्मा टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू रो टाइम्स करंट डेंसिटी। दोनों ही फॉर्मूलाज एक ही बात को डिनोट करते हैं, बस कंफ्यूज मत होना, गलती मत कर जाना। कोई एक याद रख लेना, दूसरा अपने आप से बन जाएगा। वेल दिस इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू V इज इक्वल टू IR। जो V इज इक्वल टू IR से चले थे हम यहाँ पे पहुंचे हैं। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम चीज को, ओम्स लॉ को ही बताती हैं। हालांकि ये मैक्रो वर्ल्ड पे बताती है, जहां पे मतलब आउटसाइड वर्ल्ड में पोटेंशियल, करंट और रेजिस्टेंस के साथ डील करते हैं। जब हम माइक्रो वर्ल्ड में चले जाते हैं, एटम्स की दुनिया में चले जाते हैं, तो हमारे पास करंट डेंसिटीज, इलेक्ट्रिक फील्ड्स और रेजिस्टिविटीज या कंडक्टिविटीज होती हैं। तो यहाँ पे E और V का रोल सेम है, करंट डेंसिटी और करंट का रोल सेम है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। हम मैक्रो से माइक्रो, V, I और R मैक्रो क्वांटिटीज हैं, E, रो और J माइक्रो क्वांटिटीज हैं। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। अब इसके रिलेटेड कोई एक प्रॉब्लम तुम करना चाहो तो मैं तुम्हें थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ, कोई मुश्किल तो है नहीं, ठीक है। दो फॉर्मूलाज बनाए हमने, या तो हमने बनाया E इज इक्वल टू रो J, या फिर हमने बनाया J इज इक्वल टू सिग्मा E। जो गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग काम कर लेंगे।
तो झट से एक न्यूमेरिकल करो और फट से टाटा गुड बाय। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन ये है कि हमारे पास यहाँ पे कोई कॉपर वायर है जिसमें 10⁻28 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन अ क्यूबिक यूनिट, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मीटर क्यूब उस सैंपल में कितने हैं? 10⁻28 है। बाद में देखते हैं ये इन्फॉर्मेशन काम की है भी या नहीं। ठीक है, ये वैसे हमें नंबर डेंसिटी दे रखी है, इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है, और क्या दे रखा है? ऑल ऑफ विच, ये सारे मिलके एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं और कंट्रीब्यूट करते हैं कितने करंट बनाने में? 2 एम्पियर करंट बनाने में। इन्हें कॉपर वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितनी? 1 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द वायर? उस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, या तो रो इंटू जे हो हमारे पास। ठीक है, जे मैं आई और ए से निकाल लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर मेरे पास एक दूसरी चीज की कमी है, रो और सिग्मा में से कोई एक चीज हो। देखो, आपको क्या कैलकुलेट करना है? ई सर्कल कर लो, क्या निकालना है आपको? ई। अब ई निकालने के लिए या तो जे और सिग्मा यूज करोगे या यूज करोगे जे और रो। जे क्या होता है? करंट डेंसिटी, वो होता है करंट अपॉन एरिया, वो निकाल लेंगे हम। प्रॉब्लम किसकी बची है? प्रॉब्लम या तो कंडक्टिविटी की बची है या फिर बची है रेजिस्टिविटी की। व्हाट शुड वी डू इन दिस केस? इस केस में हम क्या करेंगे? जो टेबल है, यहाँ पे टेबल दे रखा है, वहां से ये आपको गिवन भी होगा, या आपको कई बार ऐसा होता है कि कुछ वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ जाती हैं। जैसे कॉपर के लिए जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है दैट इज 1.6 × 10⁻⁻, ये गिवन है यहाँ पे स्टेटमेंट में आपको, ये होती है। इसका मतलब ये वाली इंफॉर्मेशन हमारे किसी काम की नहीं है। तो अब कोई भी फॉर्मूला यूज कर लो और आंसर निकाल दो। आप क्या यूज करना चाहते हो? लेट्स यूज दिस। ठीक है, तो रो इंटू जे, रो की वैल्यू कितनी है? 1.6 × 10⁻⁻8। जे डायरेक्टली तो नहीं गिवन है, आई अपॉन ए होता है। तो करंट कितना गिवन है? 2। एरिया कितना गिवन है? 1 × 10⁻6। अच्छी बात यह है कि सब चीजें अपने एसआई सिस्टम में थी, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा ये बनेगा 3.2 × 10⁻⁻²। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की कौन सी यूनिट यूज करनी है तुम्हारे ऊपर है, न्यूटन पर कूलम करनी है या वोल्ट पर करनी है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। चीजें बहुत आसान थी, एक दो चीजें नहीं सीखी हमने, कुछ शॉर्टकट सीखे। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम न्यू थिंग्स। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।